मकसद होता था इस शहर में। उनका पाँव नहीं पकड़ा, मगर मैंने बाकी जो भी मुझसे हो सका भीख मांगता रहा कि लड़ो लड़ो बल्दियाती इलेक्शन। हजारों मैट्रिक टन शुगर और यूरिया जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वो हमने बरामद कर दिए। अब जब हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो अब वो स्मगलिंग के बाद उन्होंने जखीरा अंदोजी जिस अंदाज से शुरू की, मुझे तो अफसोस होता है। हम उनके खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन करेंगे, शदीद से शदीद किस्म की सख्ती करेंगे जो होल्डिंग्स में पाए जाते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। प्लीज़, आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी गरज बरस रहे हैं। कल तक तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ था और आज अपने ही इत्तेहादियों को निशाना बना डाला। बिलावल साहब ने क्या कहा, जरा आपको भी सुनवाते हैं। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज़्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। बिलावल का ये जारहाना मौक़िफ़ क्या बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कैंपेन चलाने और कारकुनान को मुतहर्रिक रखने के लिए है और चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में बतौर मुतबादिल लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करना है, या फिर इसका मकसद सियासी जमातों को अपने साथ मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इतना दबाव बढ़ाना है कि वो वक्त पर इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इस मकसद में कामयाब होंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो निगरान हुकूमत जो है वो पूरे तौर पर ये कोशिश कर रही है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकाला जा सके। इस हवाले से उन्होंने मुल्क भर में चीनी बिजली चोरी और डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। क्या निगरान हुकूमत मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये कुछ अहम सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम उठाएंगे। बिलाल कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। शहरा रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब भी बड़े दिनों बाद हमारे प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ़ लाएँ। भट्टी साहब वेरी वार्म वेलकम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा वो तो हम सुन ही चुके हैं। अगर मैं शहरा रज़ा साहिबा से जो है वो आगाज़ करूँ। शहरा साहिबा, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि डरना नहीं है और सारा जो इन्होंने कहा है, अगर कहती है तो एक दफ़ा फिर से सुनवा देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा अगर सुनवा दीजिए एक दफ़ा फिर से, और फिर मैं शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूँ कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। शैला साहिबा, डरोगे तो मरोगे, ये वाकई इत्तेहादियों के लिए था या फिर कहीं और मैसेजिंग जो है वो दी जा रही है और इत्तेहादियों को तगड़ा करने की कोशिश हो रही है? जिसके कान में ये आवाज़ जा रही है उसको मैसेज दिया जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हर दौर में एक जंग है जो कॉन्स्टिट्यूशन की सरबलंदी के लिए लड़ी है। उसके अलावा तो लोगों ने या तो राह फरार इख्तियार की है या यू टर्न लिए हैं। हमारी एक कलामी की माफ़ी, शैला साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा अगर आप आवाज़ ऊंची कर दीजिए प्लीज़। जी शैला साहिबा, माजरत। दोबारा से बात शुरू करूं? कर लीजिए। जिसके कान में ये आवाज़ गई है ये उसके लिए मैसेज है। और हमारे अलावा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सरबलंदी के लिए काम किया हो, और हम ही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको सही शक्ल में लाए और हमेशा इसकी सज़ा पाई। पार्टी का सबसे बड़ा इजलास सीईसी का इजलास हुआ, उसमें जो 2 एजेंडा थे सब उसके पाबंद हैं। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक वाज़े कैंपेन भी शुरू हुई है और जो सीईसी से फैसले आए थे उनके ऊपर बात की जा रही है, चाहे तकरीर में की जाए या
किसी जगह की जाए तो ये एक आगाज़ हो चुका है और हम ये समझते हैं कि हमें आइन के दायरे में रहकर पाकिस्तान के हर फेल को सर अंजाम देना होगा। अच्छा बिलाल साहब, आप डर गए हैं? क्या आप डर गए हैं क्योंकि इत्तेहादियों को ये जो है वो कहा जा रहा है, आप डर गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये आपने अभी रिप्ले की, बिलावल साहब ने कुछ बातें की हैं। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 3 दहाइयों की मुल्क की सबसे कामयाब इलेक्टोरल जमात है। ना हम कभी इलेक्शन से डरे हैं, ना डरेंगे, ना डर रहे हैं, और हमेशा डट के इलेक्शन लड़े, ज़्यादातर दफ़ा जीते भी हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम फिर पूरी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। हर जमहूरी जमात ये चाहती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, मगर सारे लवाजमात पूरे होकर आइन के मुताबिक इलेक्शन की जो भी जल्द अज जल्द डेट बनती है उसके मुताबिक होने चाहिए। जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, तो ये शायद उन्होंने पता नहीं आपस में कोई स्ट्रैटेजी सोची होगी कि अब वक्त आ गया कि हम इस तरह की सियासी बयानबाजी शुरू कर लें। तो मफामत मजामत, बस ये मफामत की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। ये अब कोई इन्होंने आपस में भी कि जी घरेलू मामलात में ये इनका फैसला है, मगर अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरह की बातें करके ये इस तरह का कोई तासुर दे सकेंगे कि जी वही सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं और बाकी सारे यहाँ पर नहीं चाहते, तो ये इनकी गलत फहमी है। बहरहाल अगर ये समझते हैं इनकी सियासी हिकमत अमली ये है और ये स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं तो ये तो उनकी मर्ज़ी है। इसी तरह की बात एक दफ़ा इन्होंने मिसगाइडेड तरीके से हमारी हुकूमत के दौरान भी सैलाब के मुतालिक भी की थी बजट के दिनों में, जिसके बाद हमारी जमात के कुछ लोगों ने कहा भी था कि आपके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो लीडरशिप आपस में मिलती हैं, काबीना का फोरम है, आप बतौर फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। मगर उस टाइम पे मुझे लगता है इसी तरह की एक सियासी गिमिक के तौर पे उन्होंने एक जलसे में इस तरह की बात कर दी थी। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और हमारी हुकूमत और हमारी जमात से ज़्यादा किसी को भी सैलाब मुतासरीन की फ़िक्र नहीं रही, मगर बहरहाल वो ये शायद समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया कि अब अपने आप को शायद पैक से सेपरेट करने के लिए ऐसी बातें करें। तो बात ये जी, हमारी जमात इलेक्शंस के लिए जब भी होंगे बिल्कुल तैयार है। हम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जल्द अज जल्द कराने के लिए जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। आपको याद होगा कि आपकी पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कंफ्यूजन नज़र आती है। ऐसे इकबाल साहब आके पहले आपकी लीडरशिप आके एक चीज़ को डिफेंड करते हैं, फिर उसके बरक्स बिल्कुल जाते हैं, फिर एडवोकेट करते हैं कि जो नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं उनके देखिए एक चीज़ पर बड़े क्लियर है। देखिए एक सेंसस हुआ, एक सेंसस का अमल हमारी हुकूमत के दौरान मुकम्मल हुआ। जब सेंसस का अमल मुकम्मल हो जाए तो वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी थी कि उसको सीसीआई के फोरम पे लेके जाएं। सीसीआई के पहले एहसन इकबाल साहब क्या बात करते रहे कि नहीं हम जो पिछले वाले हैं उसी पे जाएंगे वगैरह वगैरह, आपके सामने देखिए वो बहुत सारे आपकी लीडरशिप यही बात करती रही। जी इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, देखिए सीसीआई के फोरम के ऊपर उन दिनों में भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बातें की, फिर पीपल्स पार्टी हैज़ अ सीट ऑन दैट टेबल। फर्स्टली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारे इत्तेहादियों को इकट्ठे करके एज अ मेंबर ऑफ सीसीआई भी उसके अंदर भी उनकी मशावरत शामिल थी और सब ने उसमें कहा कि आपका जो फैसला होगा उसमें हम आपके साथ हैं। मुराद अली शाह साहब ने बतौर सीएम सिंध के ऊपर भी उनके पास मौक़िफ़ था, उन्होंने भी उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट किया और मंजूर किया। मगर देखिए सीसीआई ने एक सेंसस को अप्रूव करके अपना काम मुकम्मल कर लिया। आगे इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के सामने आइन की शिकें हैं, उससे रिलेटेड डिलिमिटेशन की आप इलेक्शन कमीशन को बेचारे को कितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसके मासूम कंधों पे जो है वो नाजुक कंधों पे इतना वेट ना डालें, आपको पता नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए मगर आईनी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना जी। दे हैव टू इंश्योर, दे हैव टू डिटरमिन, कोई अगर उसको चैलेंज करना चाहता है तो वो उसके ऊपर लीगल फोरम्स मौजूद हैं। हंस रहे हैं और मुझे भी हंसी आ रही है, बेचारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भट्टी साहब कितना ज्यादा इन्होंने वो जो बोझ है वो डाल दिया मासूम कंधों पे उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बहुत बड़ी एंकर का सामना नहीं कर सकता डॉक्टर मारिया साहबा, अगर मेरी जुबान सड़सड़ा जाए तो दरगुदर कर दीजिएगा, एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आपके टॉपिक की तरफ। आज मुझे और कल की तकरीर में मेरा शहीद बेनज़ीर भट्टो से बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था, तो उनके शहीद होने से 10 दिन पहले कोई खासी 1.25 घंटा हमारी 1-to-1 मुलाकात, मुझे पहली दफा बिलावल भट्टो साहब में मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद की झलक नजर आई। वो इस पे कायम रहते हैं या नहीं रहते ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहली दफा, क्योंकि पहले वो आसफ अली जरदारी की छतरी में लग रहे थे कि बड़े हो गए। लेकिन दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि जो कठपुतलियां बनाना चाहते हैं उस फिक्रे पर गौर करे, क्योंकि कोई और जमात, ये पीडीएम का इत्तेहाद था, ये इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था।
उस वक्त की जमात को, तहरीके इंसाफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए इत्तेहाद था। नून लीग तो अदम एतमाद के हक में नहीं थी। 1001 चीजें बयानात निकाल लें, 1001। शाहिद हकान अब्बासी, नवाज शरीफ, मरियम साहब कहते थे अदम एतमाद सिर्फ उस वक्त कामयाब होती है जब एस्टेब्लिशमेंट साथ हो। ये एक नहीं दर्जों है। उसमें जरदारी साहब ने की, लेकिन फल सारा खा गई नून लीग। अब मैं आपको सर बात बताता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब अगर इस पे कायम रहे तो बहुत बेहतर रहेंगे, नहीं तो अगला क्रैकडाउन पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी पे होगा। और इसकी प्लानिंग आसफ अली जरदारी के इल्म में भी है। जो लंदन प्लान है ना, वो हवा में नहीं है। अभी मेरे दोस्त काबले उसकी झलकियां शायद कुछ नजर भी आना शुरू हो गई है भट्टी साहब, पिछले हफ्ते कुछ झलकियां भी थोड़ी नजर आई हैं। अभी खौफनाक है। स्टॉप लिस्ट में बहुत सारे नाम है, 5 लिस्टें बना दी है, स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट, और अब एफआई आपको बताता भी नहीं, वरना 1 मिनट में ट्रेलर आया ना, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी उन्होंने कहा कि भाग जाते हैं। यकीनन वो एक शख्स भागे हुए हैं, 4 साल से इलाज करने की गरज से गए थे। मोहतरम नवाज शरीफ से मुझसे ज्यादा उनका मुल्क है, लेकिन ये तो सच है ना, वो भागे हुए हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब इलेक्शन होंगे जाएंगे, नहीं, आइन 90 दिन में इलेक्शन का पाबंद करता है। मैं इसीलिए बिलावल साहब की एक तारीफ की है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वाहिद 1973 का आइन है जो कंसेंसस से बना है, इन्होंने तबाह कर दिया यार। पंजाब और केपी में 8-8 महीने से 2 हुकूमतें हैं। मुझे बताएं आइन की वो शिक बता दें जिसके तहत पंजाब और केपी चल रही है। ये आइन नहीं तोड़ा, इसका आर्टिकल 6 इसी पे लगता है। तो ये जमहूरी हुकूमत थी पीडीएम की, इसमें नहीं टूटना चाहिए था। सब सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन एक बात मान जाए, नून लीग उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाएगी जब तक पीटीआई को बैलेट पेपर से गायब नहीं किया जाएगा। ये कोई मानता है उसकी मेहरबानी, नहीं मानता आने वाले हालात बता देंगे। खंडराज बता रहे हैं हमारा ताली शाम थी। अच्छा, शैला साहिबा बड़ी बेताबी से रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, पहले उनका जरा मैं रिस्पॉन्स ले लूं, फिर मैं जरा बिलाल साहब की तरफ भी चलूंगी। जी शैला साहिबा। और देखिए, पहला उस फेज में मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही थी और मैं हैरान हूँ कि हमारे नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उन्होंने इतनी ऐसी क्यों बात की। हजूर, हुकूमती इत्तेहाद में सिर्फ आप ही नहीं और पार्टीज़ भी थीं और हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे। और अगर आपके लोग बैठते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, तो आपको इस वक्त क्या परेशानी हुई? और एहसन साहब में और बिलावल भुट्टो साहब में फ़र्क है कि वो चीनी के ऊपर का बयान भी अकलौता पीपल्स पार्टी पे डाल देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि आईन पाकिस्तान पे अमल होना चाहिए, और ये बात डिसाइड हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की कमेटी में, जिसमें कवानीन एक्सपर्ट बैठे हुए थे। दूसरी बात, आपने सीईसी की दी, वो आपने सीसीआई की दी, तो वहाँ पर जो सेंसस को अप्रूव किया है उस वक्त तक ब्लॉक के रिजल्ट्स नहीं आए थे, और ब्लॉक के रिजल्ट आ भी जाते तो उसमें यह है कि सूबाई नशिस्तों के जरिए नेशनल असेंबली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आई। वोटर लिस्ट में इजाफा आगे पीछे हर 5 साल बाद होता है, घराना नंबर चेंज होते हैं। जब तब्दीली नहीं आई है रिजल्ट के नतीजे में पॉपुलेशन में इतनी कि नेशनल असेंबली की नशिस्तों को सूबाई के जरिए तब्दील किया जाए, तो डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है। अग्री किसी भी बात पे हुआ जाए कि हाँ जी ये सेंसस सही है, लेकिन आइन ये कहता है 51 का 5 के फिर जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जिसका आप हवाला देते रहते हैं कि डिलिमिटेशन जो है वो सेंसस के बाद जरूरी है, वो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, जिसकी 17 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि डिलिमिटेशन जरूरी है सेंसस के बाद, लेकिन शर्त तो वही है ना कि तब्दीली आई हो। तो हमने उस वक्त जो बात की, जितना रिजल्ट दिया था उसको एक्सेप्ट किया, और ब्लॉक के रिजल्ट आने के बाद भी तब्दीली नहीं हो रही है, तो इसमें बिलावल साहब के क्या बोलना है। और दूसरी बात यह है कि इंसान को जो है
कोई ये सीट एडजस्टमेंट और ये तो कुछ था नहीं। हम तो पीडीएम से अलग भी हो गए थे, और जब पीडीएम में भी थे तो गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और पीएमएलएन ने इलेक्शन लड़ा था, अभी बाग में अलग होने के बाद लड़ा है। तो इख्तलाफ राय हैं, ये तो मिनिमम पॉइंट एजेंडा था जिसमें क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान का मसला था। बाकी ये बात है कि इसमें हकीकत है कि हमने बहुत ज्यादा कहा एमक्यूएम से कि आप बल्दियाती इलेक्शन में आए। जो केपी और ये लाहौर पंजाब के इलेक्शन थे जिसमें सिर्फ पंजाब की बात होती थी और केपी की नहीं, पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को टिकट दिया था बाकायदा। अच्छा, फरियाल साहिबा जाके बैठी थी और पूरी एक्सरसाइज की थी टिकट की। जी ठीक ठीक, आपकी बात अगर खत्म होगी, 2-3 चीजें मैं भी जरा पूछना चाहूंगी। बेशक आप पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, कोलिशन गवर्नमेंट का तो आप हिस्सा थे, हर चीज़ जो है उस वक्त मुशावरत से हो रही थी। फिर आप जो बातें कह रही हैं, जो तौजीहात दे रही हैं, कल का ही जरदारी से आपका बयान है, आप ही के मीडिया सेल पे आया हुआ है, और उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाए। ये सारी चीज़ें तो उधर से ही आ रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें एतमाद है। निगरान हुकूमत जी SIFC के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। मुल्क इस वक्त एक मौशी बहरान से गुजर रहा है जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। तो ये तो फिर मतलब जरदारी साहब भी डर गए हैं। अच्छा हाँ, पहले आपकी पहली बात, जो फैसला हुआ चीनी को एक्सपोर्ट करने का, तो मुल्क इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही चलते हैं। सिर्फ 3% हिस्से को जो है वो एक्सपोर्ट किया गया, और जो पैदावार थी, और ये सबको मालूम है कि किस तरह से ये अप्रूव हुआ। बाकायदा कमीशन जो होता है उसके अंदर बैठ के अप्रूव हुआ। और जब चीज़ मुल्क में किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो यही तरीका होता है कि फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और इंपोर्ट के बिल जितने कम होते हैं मुल्क तरक्की करता है। तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं था। ये अगर किसी शख्स की नाइल्मी की वजह से उसने हम पे थोपा तो ये उसकी पार्टी से भी जवाब आ गया। दूसरी बात जो है वो ये है कि जरदारी साहब भी CEC में मौजूद थे, पार्टी के फैसलों के पाबंद हैं। इंडिविजुअल अगर वो कोई राय रखते हैं कि भाई मुल्क की मईशत को पहले देखना चाहिए, वो एक अलग बात है। अगर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है, हमें भी एतमाद है, आइन पे चले, हमें भी एतमाद है। हमने किसी शख्स का नाम लेके उसको ये नहीं कहा कि ये यूं नहीं कर रहे, हमें एतमाद है। भाई इलेक्शन अगर कराएंगे वक्त पे आइन के मुताबिक, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले हम किसी शख्सियत का नाम लेकर तो नहीं कह सकते कि ये यूं नहीं कर रहा, ये यूं नहीं कर रहा। हम इलेक्शन शेड्यूल मांग रहे हैं, आप हमें दें। अच्छा शैल साहब, मैं वैसे जो आप बात कर रही, मैं चीनी की बात नहीं कर रही थी। जहां तक बात है कि निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, तो आपने उनकी बात कर रही थी। लेजिस्लेशन करके केयर टेकर गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए, उसको वो अपना काम। मारिया, अगर आप इजाजत दें एक सवाल पूछ लूं। जी पूछ ले, फिर बिलाल साहब ने भी रिस्पॉन्ड करना है। जी जी भट्टी साहब। शाइला रजा साहब से सिर्फ एक अदब एहतराम के साथ गुजारिश है, अनवारुल हक काकड़ साहब नवाज शरीफ साहब की चॉइस थे कि मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब की? भट्टी साहब, मेरे पास जो है ना इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं आया नीचे लेवल तक। अब जहां पे ये फैसला हुआ मैं वहां तक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स के वो मेरी कुर्बानी मुल्क के सिस्टम के लिए है, अपनी पार्टी थोड़ा आहिस्ता से बता दे, लेकिन मैंने उनकी जात पे कोई नेगेटिव मैंने उनकी जात के लिए कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं सुने। वो हमसे सारे मैंने कुछ नहीं नेगेटिव सुना। नहीं मेरी मोहतरम, मेरी लीडर काबिल एहतराम। मैं सिर्फ सवाल ये है, राजा रियाज की सिलेक्शन थी शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की, मैं इख्तलाफ उनकी राय को मुतनाज़ा बना ही नहीं रहा उनकी शख्सियत को। जितना जरदारी, जितना सेकंड ऑपोजिशन, जितना बड़ी पार्टी का रोल था उसके हिसाब से हमारी अपनी राय इसमें शामिल होगी यकीनन। मैंने अभी भट्टी साहब ये जवाब नहीं आना, जो जहाँ जो जवाब आप चाह रहे हैं ना, जो तंग करना चाह रहे हैं ना, वो जवाब वो जवाब मैंने सीधा जवाब दिया है कि मैंने कोई नेगेटिव रिमार्क्स बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मैंने कहा जो भट्टी साहब जवाब चाह रहे हैं ना वो नहीं आने वाला, मैं ये कह रही हूँ। यार वो असल बात ये है कि पीडीएम और राजा रियाज, तो वो खुद बता दें कि वो क्या जवाब है। मैं तो सियासी जवाब ही दूंगी ना। किसी और ने भेजा नाम, वो तो राजा रियाज ने उंगली मुझे खुद बताया है कि मुझे पता चला ये तो नवारुल हक काकड़ लिखा नाम, ये तो वो कह रहे, मैं तो कह ही नहीं रहा। चले खैर, लेकिन ये डिसाइड तो शहबाज शरीफ साहब ने और राजा रियाज ने करना था ना।
हमें तो सिर्फ यही पता है कि राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने किया। आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पता। मुझे और बिलाल को नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बिलाल साहब जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं। जी देखिए, बात ये है कि पता नहीं शैला साहिबा को शायद कोई पार्टी लाइन मिली हुई है, वो मेरी बात का बुरा ही मना गई। बात ये है कि देखें, ये अब चाहे वो केयर टेकर सेटअप का मामला था, चाहे वो हुकूमत के दीगर मामलात थे, चाहे वो सियासी मामलात थे, ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू करे। ये चीज़ जो है ये सियासी तौर पे भी मैच्योर है। मैं सीसीआई का कह रही हूं, मैं आपसे ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि अगर तो उनका ये ख्याल है कि ये कोई सियासी स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो एक तो ये बहुत ही ब्लेटेंट है, दूसरी ये मिसगाइडेड है। हम देखें जी, हमने पिछले 16-17 साल में जी, मैं पिछले 16-17 माह में मेरे ख्याल से जी हमारे बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स रहे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से खान साहब की हुकूमत हटाएगी, उसके बाद इन इत्तेहादियों ने मिल मिला के, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, JUIF भी शामिल है, PMLN भी शामिल है, सैलाब के चैलेंजेस थे, डिफ़ॉल्ट के चैलेंजेस थे, सियासी चैलेंजेस थे, 9 मई के चैलेंजेस थे, बहुत सारे मुश्किल मामलात थे और बहुत लोगों का ख्याल था कि इतना बड़ा इत्तेहाद इन चीज़ों को नहीं चला सकेगा, मगर सब ने अपना किरदार अदा किया। हमारी पार्टी ने उसको लीड किया, मगर सब इत्तेहादियों ने उसमें किरदार अदा किया, मगर उन सब फैसलों में सब शामिल थे, जो भी उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, जो भी उसका पॉलिटिकल बेनिफिट है। तो इसलिए बात ही नहीं की है। नहीं देखिए, बहरहाल मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अब अगर आप मुझे इजाजत दें। बिलाल साहब, मैंने इसमें मैं जी एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात ही नहीं की है कि कोई इख्तिलाफी बात कर रही हूं। देखें, गुजारिश ये थी कि जहाँ तक सेंसस की बात है, मैं वंस अगेन ये बात कहूँगा कि दिस इज़ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड। लीगल फॉरम्स मौजूद हैं, लोगों ने पिटिशंस डाली हुई हैं, अगर वो मामला चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला दे देगा, तो जो भी आइन के मुताबिक इवेंचुअली ये मामला लीगली सेटल होता है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने चाहिए। नई सेंसस हो गया है। हाँ, जहाँ तक बात की आपने कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यकीनन ये बात तय हुई है कि जो सूबों की आपस में एलोकेशन है सीटों की, वो नहीं बदलेगी, मगर ये अभी चीज़ नहीं गिवन कि क्या जो पॉपुलेशन चेंजेस हुए हैं विद इन प्रोविंस, क्या उसके नतीजे में किसी जिले की बढ़ रही है, किसी की कम हो रही है। मिसाल के हमारी 4 बढ़ रही हैं नेशनल की, और मैंने पंजाब में भी देखा है जी कि कुछ जिलों की बढ़ रही हैं, कुछ जिलों की कम हो रही है, क्योंकि हर जिले की पॉपुलेशन ग्रोथ एक रेट पे नहीं हुई। कुछ जिलों की तादाद आबादी ज्यादा बढ़ी है, कुछ की कम। रीजन कि नून लीग जो है वो खामोश है, या जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि कोई खामोशी नहीं है। देखिए, जब तक रैप अप नहीं होगा तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई खामोशी नहीं है। देखिए, सब जमातों की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई है, PMLN के भी वफ्द की हुई है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हम समझते हैं वो आईनी बॉडी है जिसने इस चीज़ का तयन भी करना है और जिसने इलेक्शंस कंडक्ट भी करने। अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है जी कि हम इस टाइम में नहीं करवा सकते, या अगर वो दे आर नॉट रेडी, तो फिर कंडक्ट तो उन्होंने ही करवाना है ना, फिर ट्रांसपेरेंसी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर कल कोई भी इनको कोई एतराज़ होता है, किसी को कोई एतराज़ होता है इलेक्शन कमीशन का, हमने आपको कहा भी था, तो हमने ये भी इंश्योर करना है। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जो आईनी ड्यूटी है कि जल्द अज जल्द फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाए, उससे वो बिल्कुल किसी तरह मुबर्रा नहीं है। मगर वी हैव टू इंश्योर कि सारे आईनी पहलू पूरे भी हों, और जहाँ पे भी प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो रैप अप भी हो जाए। देखिए, वो तो हमारे नज़दीक सियासी तौर पे क्या अब उसने रैप अप होना है जी, वो देखिए बाद में बातें। हमारा फोकस अपने ऊपर है। हम पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात हैं इलेक्टोरली इन द पास्ट भी। हम बिलखुसूस पंजाब के अंदर हमारे पास कैंडिडेट्स ही कैंडिडेट्स हैं। हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब पंजाब की भी सूबाई इलेक्शंस की बात आई थी, हालांकि हम समझते थे और अभी भी समझते हैं कि 4-3 के फैसले से वो पिटीशन मुस्तरद हो गई थी, और वो इलेक्शन का स्केड्यूल कभी भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में या एक मखसूस बेंच की डिसीजन में नहीं शाया होना चाहिए था। मगर जब वो हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस किक स्टार्ट कर दी, तो हम भी उन जमातों में शामिल थे जिनने अपने कैंडिडेट से टिकट्स की एप्लीकेशन की। हमने ही वो प्रोसेस चलाई। तो इलेक्शन जब भी होंगे हम उसके लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह यू डोंट सीम एज कीन एज पीपल्स पार्टी। मतलब बिलावल साहब ने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ कर दिया है। यहाँ पे अभी तक यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि शहबाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। हम आवाम से हर वक्त जुड़े रहते हैं जी। आपने देखा है पिछले 16 माह में भी जब हुकूमत भी थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गवर्नेंस के मामलात में ज़्यादा मसरूफ़ थे। आपने देखा मरियम नवाज शरीफ साहबा मुस्तकिल आवाम में रही हैं, दीगर कन्वेंशंस अक्रॉस द कंट्री हुए हैं, अभी भी हमारे तंजीमी काम जारी हैं। ये तो नहीं वेट हो रहा कि एक तो जो बार बार आती एक्सपेंसिव रेपुटेशन, एक तो प्रोजेक्ट, और दूसरी बात ये कि केयर टेकर शायद अगर थोड़ा सा डिलीवर कर ले, तो क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल सबसे ज़्यादा आपका बर्न हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ी सी हालात ज़रा बेहतर हो जाएं, हम आवाम में जा सकें, वरना इस वक्त इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं देखिए, हम तो जी इलेक्शन के लिए तैयार हैं हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस हों आइन के मुताबिक,
मगर और ये हरगिज़ फैक्टर नहीं है, ये हरगिज़ फैक्टर नहीं है जो आप बात करिए। देखिए हम पॉलिटिकल, हम समझते हैं कि हमारी आवाम, हमारे वोटर्स बाशऊर हैं, इन बातों को समझते हैं। तो हमारे लिए पॉलिटिकली सबसे सूटेबल चीज़ पिछले साल अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरन बाद इलेक्शन में जाना। लेकिन वो तो फिर हमें पता है कि क्या हुआ उसके बाद, इमरान खान साहब निकल आए सड़कों पे, उन्होंने आने का कह दिया। वी आर कॉन्फिडेंट, हम अपना काम भी करवाते हैं। वी हैव आवर ईयर टू द ग्राउंड, वी हैव आवर फिंगर ऑन द पल्स। जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो निकलती है, कोई तहरीक चलाती है, उनके लॉयर्स भी बात कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब को डेट देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी डेट आनी चाहिए, अगर कोई तहरीक चलती है इस हवाले से आप साथ खड़े होंगे? देखिए पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन अभी तक डिलिमिटेशन तक की डेट्स दे दी हैं, ये हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, सब जमहूरी जमातें एक्सपेक्ट करेंगी कि जल्द डिलिमिटेशन की कंप्लीशन से पहले इलेक्शन की भी स्केड्यूल की क्लैरिटी आ जानी चाहिए। हम समझते हैं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ही करना चाहिए। जहाँ पे हमें महसूस हुआ कि आइन से कोई बात डिट्रैक हो रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चाहे कहीं और से, वो हम भी आवाज़ उठाएंगे। बात ये नहीं है कि किसी के साथ तहरीक में शामिल होना ना होना, हम एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हम इन चीज़ों का जायज़ा भी ले रहे हैं, हम ये जिम्मेदारी भी समझते हैं। हम जब समझेंगे ऐसी कोई वायलेशन हो रही है तो यकीनन हम उसके मुताबिक उस पर स्टेप उठाएंगे। इसी को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी। भट्टी साहब ज़्यादा ना फंसें, वापस आती हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब की जाने जाऊंगी। भट्टी साहब आपसे एक बात जो है वो अंडरस्टैंड करना चाह रही थी, और व्यूअर्स भी जो है इस पे जो है वो तजब्जुब का शिकार हैं। आपने कहा कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह बात की तो आपको उनमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो झलक नजर आई, आसिफ अली जरदारी साहब की नहीं। क्या वाकई समझते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं वो जरदारी साहब की छतरी तली से निकल आए हैं और वो इंडिपेंडेंट सियासत कर रहे हैं? एक तरफ जरदारी साहब का बयान है जो बिल्कुल उसके बरक्स है जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं। आप मुझसे बहुत बेहतर जो है वो सियासत समझते हैं, ये मफामत और मजामत वाली चीज़ नहीं है? बज़ाहिर ना ऐसी लगती है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल रोशन करेगा ये फैसला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की छतरी से निकलते हैं और अपने फैसले पर कायम रहते हैं। ये अब पीपल्स पार्टी जो पंजाब सिंध तक महदूद रह गई, शाला साहब गुस्ताखी ना समझो। उसमें बहुत सारी, मुझे 8 में आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें यही कहा था कि बेनज़ीर का तो विजन ये था, आप तो बिल्कुल उसके उल्टे जा रहे हैं। ये अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर पे ले जाना है या जरदारी साहब पे। वैसे शहला साहब से गुजारिश करता हूँ पता करें वॉच लिस्ट और स्टाफ लिस्ट में किस किस के नाम है। बहुत सारे पीपल्स पार्टी लीडर है, इन्हें अपना बहुत ज्यादा स्टांस हाइड करना पड़ेगा। दूसरा, बार बार आइन की बात कर रही है आप, मारिया साहब पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, वो आइन पाकिस्तान में तलाशे गुमशुदा है, लावारस है, पाकिस्तान की हदूद में आएगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। कौन से आइन की बात कर रही है? मेरी एक बात सुने, ये मुसलसल आइन इसीलिए मुश्किल बनाया जाता है कि कोई भी अपनी मर्जी से उसमें रोजाना रद्दो बदल एक बिल बनाए और उसको एक्ट में ना बदल दे। 73 का एक आइन आया पाकिस्तान जब से बना है। तो मुझे बताएं, आप कह रही हैं सिलेक्शन कमीशन और माफी, सॉरी इलेक्शन कमीशन, मैं माफी चाहता हूं कि जी वो जब डेट देगा करा देगा, वो होता कौन है डेट देने वाला? आइन कैसा 90 दिन में कराओ? अगर सिलेक्शन कमीशन, और फिर माफी चाहता हूँ स्लिप ऑफ टंग है, इतने बड़े बूढ़े हो गए वो क्या, हाँ बूढ़ा हो गया, वो कहते हैं मैं 2 साल नहीं कराता। तो क्या इसका मतलब है केयर टेकर हुकूमत जिसका वजूद ही कोई नहीं है, जो आईनी तौर पर सिर्फ रोजमर्रा क्या बात कर रहे हैं आप? पंजाब केपी में नहीं हो रहा, साल होने को आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? हिस्ट्री बताती है कि मैंने सुप्रीम हाई कोर्ट की बीट की है, आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की, चाहे वो गलत था, इख्तलाफ राय रहा सारी उम्र, लेकिन अमल हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी मुतनादा, अदालतें उसे रेफर नहीं करती लेकिन इंप्लीमेंट हुआ। मोहम्मद जो यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी सदर थे, इंप्लीमेंट हुआ। कासम सूरी की रूलिंग नवाज इमरान खान थे, इंप्लीमेंट हुआ। पहली दफा हुआ 14 मई के इलेक्शन में, इंप्लीमेंट हुआ। 76 साल की एक मिसाल बता दें, एक सिर्फ एक मिसाल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया हो, आप 4 3 3 5, आप 2 का पढ़ा पड़े, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, व्हाट इज दिस यार?
इलेक्शन कमीशन सदर देता, सदर के उहदे को बेतकीर ना करो। यहाँ आसफ अली जरदारी हो, ममनून हुसैन साहब हो, आरफ अलवी साहब हो, ABC कोई हो, आपने पकड़ के सिलेक्शन कमीशन हो। माफी चाहता हूँ यार, एक तो अल्लाह इसका भला करे, सईद मेहंदी का अपने दामाद को इतने मुश्किल इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने तैनात कर दिया कि हम घबरा जाते हैं। ये देख लें, याद रख लें, ये सारी सियासी जमातें बहुत जल्द सोचेंगी, माइनस नून लीग, कि ये हमारे साथ हाथ हो गया, हमारे जमहूरियत जिसके लिए कुर्बानियां दी, बड़ी बड़ी सजाएं काटी, सियासतदान जेलों में जाते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई फांसी ले लेता है, कोई बाहर चले जाता है, कोई अब भी है तो कोई बात नहीं है। लेकिन खुदा के लिए आइन को बेतकीर ना करो। वो 90 दिन में इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार किसी भी सूरत में। आप अच्छा चले, मैं जरा शैला साहिबा की तरफ भी चलती हूँ। आप जो बार बार ये बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बिल्स तो उन्होंने खुद ही पास किए हैं। जो आप ये बात कर रहे हैं आइन को बेतकीर ना करें, तो शैला साहिबा ये ठीक है, आज बिलावल साहब कह रहे हैं जो डर गया वो मर गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं। अब वो पता नहीं, उस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो जरदारी साहब वाली सियासत कर रहे थे, अब वो सियासत उनकी जो है मोडस ऑपरेंडी बदल गया शायद, क्योंकि आखिरी दिन उन्होंने तकरीर भी ये की ना कि आप जो हमारे लिए सियासत छोड़ के जा रहे हैं वो मेरे लिए और मरियम साहिबा के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने बार बार ये कहा कि इलेक्शन एक्ट ये कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकता। ये मैं बार बार कह रही हूँ। जो भी कोई एक्ट बनता है विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिखा जाता है और फिर बनता है। तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चेंज ही नहीं आ रही तो एक्ट को क्या लेके हम पीटेंगे। लेकिन शैला साहिबा, क्या वो एक्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब KP में अप्लाई नहीं करता? मैंने कहा कि हमने वहाँ पे भी अपने लोगों को टिकट दिए थे और मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, फिर भी हमने अपने लोगों की टिकट की एक्सरसाइज की थी। हमें मालूम था कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इवन बजट तक नहीं था। बजट रखा जाता है, आखिरी अशरा चल रहा, उसमें आप इलेक्शन के लिए बजट कहाँ से निकालेंगे। लेकिन अभी जो मेरी बात है वो ये है कि बिल्कुल वाज़ेह जो है चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि मेरे घर का मामला होगा, मैं बिल्कुल अपने वालिद साहब के सुनूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सियासत कर रहा हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता दिखा रहा है सीधा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। क्या जरदारी साहब कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स बात कर रहे हैं? चाहिए देखिए, जरदारी साहब ने अपनी एक राय आजाद हैसियत में दी है, CEC की मीटिंग में नहीं दी। But he is the co-chairman of the party. मीटिंग से निकलकर अगर उन्होंने हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये एक आजाद हैसियत में बात की है। CEC की मीटिंग के फैसले को उन्होंने एहतराम दिया है। कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी, कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। हर बड़े से बड़े जिससे पार्टी में लीगल उनको ओपिनियन मिलता उसको बुलाया गया, एतजाज़ हसन को बुलाया गया, सबको बुलाया गया कि आप आइन के मुताबिक हमें राय दें। कोई एक डिसेंटिंग वॉइस नहीं थी। उसके बाद एलामिया भी आया। ये उन्होंने बात की है, ये उन्होंने अपने किसी पैराए में की है, वो अपने हिसाब में सियासत में कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी की राय के पाबंद हैं और पार्टी में यही बात आई है कि आइन की बालादस्ती की जाए और इलेक्शन कमीशन से ये बात की जाए और इलेक्शन कमीशन से जाके बात भी की है। तो मैं बार बार यही कहूंगी, आप जितने एक्ट बना लें वो सुपरसीड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। चेयरमैन बिलावल जो हैं वो आइन की बात कर रहे हैं और को चेयरपर्सन जो हैं वो आइन के बरक्स बात कर रहे हैं। मतलब नजर तो यही आ रहा है। फिर चलें ठीक है जी, ये समझते हैं किस तरीके से गुड कॉप बैड कॉप राय दे रहे हैं सियासी हालात पे। हो सकता है जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि इनके और काफ़ी इनके पार्टी पॉलिसी तो आ गई CEC से। इनके काफ़ी सीनियर और सीजनड पॉलिटिशियंस हैं जो इनकी CEC का भी हिस्सा हैं और इतने सीजनड हैं कि उसमें एतजाज़ हसन साहब जैसे लोग भी आज तक शामिल हैं, जिनने पिछले 16 माह में इन्हीं की पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर हर गैर जायज़ हमला किया और एक दहशतगर्द तंजीम और जमात को डिफेंड करने तक वो गए, मगर आज तक इनकी आजकल इनकी CEC में बैठे हुए। तो बहरहाल ये अगर इनकी स्ट्रैटेजी है कि को चेयर्स गुड कॉप बैड कॉप करके करना है कि एक का वक्त गुजर गया है एक का वक्त रहता है, तो ये इनकी मर्जी है, मगर ये हो नहीं सकता। और बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब, अगर ये बात यहाँ पे ये आ गई है कि, और शैला रज़ा साहिबा इज़ अ रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, शी इज़ अ सीनियर मेंबर ऑफ हर पार्टी, यू नो, एंड शी हैज़ बीन अ वॉइस फॉर द पार्टी। अगर बात यहाँ पे आ गई है कि शैला रज़ा साहिबा आज
जरदारी साहब को एज को चेयरपर्सन उनके बयानात को, उनके ज़ाती बयानात बयान कर रहे हैं, तो आप मामलात को ख़ुद ही समझ सकते हैं। बहरहाल हमें इससे गर्ज नहीं जी, हमारा स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हों। मैं भी बतौर एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज अ मेंबर ऑफ माय पार्टी, मेरी भी ये उम्मीद होगी और सबकी ये उम्मीद होगी कि इलेक्शन कमीशन जल्द एक इलेक्शन स्केड्यूल भी डिलिमिटेशन के बाद का बयान करेगा। आइन की बात की शहदा साहिबा ने, देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट्स हु नो दिस स्टफ बेटर, बट आइन की एक शिक ये भी कहती है कि जो पिछले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें सीट्स की एलोकेशन जो है वो पिछले सेंसस के मुताबिक होगी, तो वो भी एज आई अंडरस्टैंड आइन की ही एक शिक है। 90 दिन की शिक भी है, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की भी शिक है। तो आई एम श्योर इन तीनों को जोड़ के लेके चलना होगा। मगर एज वी नो इसके ऊपर कुछ पटिशंस आई थिंक इलेक्शन कमीशन में भी गई हुई हैं, कुछ पटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई हैं। हो सकता है ये मामले कोर्ट प्रोसीडिंग्स के तहत इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे, तो जहाँ पे भी सेटल होती हैं उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। और ये बात भट्टी साहब की सही है कि हम सब सियासी जमातों ने बड़ी हैवी कॉस्ट अदा की हैं, हमारी लीडरशिप ने पर्सनल कॉस्ट अदा की हैं। मतलब कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब बेटी का हाथ थाम के अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़ के आए, वो इरिपेरेबल लॉसेस हैं। उसके बाद वो अपनी बीवी को देख नहीं सके, आखिरी वक्त औकात में फ़ोन पे बात भी नहीं हो सकी। ये बातें कहने को आसान होती हैं, तो इन चीज़ों को हम संजीदा तरीके से लेते हैं। हमने इन चीज़ों के लिए कॉस्ट अदा भी की है, आगे भी करने को तैयार होंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है। मगर चीज़ों को एक सियासी मैच्योरिटी के साथ और जो रियासत की ज़रूरत है उसके मुताबिक लेके चलेंगे। पहले भी मैच्योरिटी के साथ एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इत्तेहादियों के साथ, दीगर जमातों के साथ बैठें, आइंदा ज़रूरत पड़ी फिर बैठेंगे जी। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होती हूँ, तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भट्टी साहब आपकी तरफ जाती हूँ बिकॉज हमारे जो पीछे प्रोडक्शन टीम है वो आपसे काफ़ी जो है वो सीखते भी हैं, और उनकी तरफ से एक स्पेशल सवाल आया। उन्होंने कहा जी भट्टी साहब से पूछें कि बिलावल साहब ने तो अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, ये फरमाइशी आई है पीछे वसीम साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे, आपका क्या तज्ज़िया है इस पर? नवाज शरीफ तब आएंगे जब तरीके इंसाफ की जो वादा था लंदन प्लान के मुताबिक बैलेट पेपर पे ना आए। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। एक तरफ जिंदगी में पीपल्स पार्टी का लाहौर में खम्बा जीतता था, फिर नून लीग आई, अब पीटीआई पॉपुलर जमात है। नून लीग में 3 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। नवाज शरीफ की ख्वाहिश है अपनी जिंदगी में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को बनाए, ये उनका हक है। शहबाज साहब चाहते हैं मैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन जीते नजर नहीं आते। नवाज शरीफ तब आएंगे जब उन्हें लिख के दिया जाएगा पाकिस्तान की सरजमीन पर आए इश्तिहारियां या सजा याफ्ता आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और ये गारंटी 100% होगी। उसके बाद अदरवाइज ये इलेक्शन 6 महीने क्या 1 साल भी आगे जा सकती हैं। बीइंग रिपोर्टर मेरी राय है, हो सकता है चीफ इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन 90 दिन में करा दे। हालांकि 9 को असम्बलियां टूटी थी, 56 दिन में उन्होंने शेड्यूल देना था, वो दिए नहीं। नाम तो नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती, बस आपको इतना कह दिया। बस नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती। भट्टी साहब को तो ये तज्ज़िया है। भट्टी साहब ने बात मानी नहीं है, मैं आपके सामने पूरा शो कह के थक गया हूँ। बट वो खैर अब उनके अगर उनके मुंह से लंदन प्लान जैसी बातें निकलेंगी तो उन्हें तो कभी भी बात नहीं माननी। तो देखिए देयर इज़ नो लंदन प्लान, और नवाज शरीफ साहब आएंगे, बेफिक्र हैं भट्टी साहब। नवाज शरीफ साहब वो वाहिद शख्स हैं, आप कोई यहाँ पे मुझे सियासी बंदा, सियासी शख्सियत या कोई आमिर बता दें जो तारीख़ के अंदर उस तरीके से इस मुल्क वापस आया था जिस तरह नवाज शरीफ साहब बेटी का हाथ थाम के आए थे, नोइंग। पहले सितंबर में मुझे खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा सितंबर में आ रहे हैं जी। देखिए ये था कि जी जब करंट चीफ जस्टिस चले जाएंगे तो उसके बाद जो है नहीं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। नो ही डिड शहबाज शरीफ एक्नॉलेज्ड इट। देखिए बात ये है कि देखिए जब टाइमिंग के ऊपर उसके अंदर लीगल फैक्टर भी है, मेडिकल बुनियादी तौर पे उनकी सेहत है, और ऑल द वे टू दुबई, बट ही कांट कम टू पाकिस्तान। देखिए और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब एज 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जिस तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने उस मुल्क के लिए अदा की हैं और ख़ास तौर पर जमहूरियत के लिए पिछले अपने चंद सालों में देखा है, ही हैज़ द राइट टू डिसाइड व्हेन ही कम्स बैक। जल्द इंशाल्लाह आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे। हमजा साहब का हर हुक्म सर आंखों पर। नवाज शरीफ बेटी के साथ आए हकीकत है, जेल गए हकीकत है,
साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है हमें इमरान खान की हुकूमत जज ने नहीं, बाजवा साहब ने बाहर भेजा है। ये जो 4 साल से गए हैं, ये कम से कम मेरे भाई को क्लिप सुना दे, उसके बाद मैं चुप हूँ। जी देखिए, तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी डट के लड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह लड़ेंगे। और आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने, मैं यहाँ पे वो बात नहीं करूँगा जो शैला साहिबा ने की थी कि वो उनके ज़ाती कमेंट था, शहबाज शरीफ साहब ने एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी वाज़े तौर पे एंड वाइल ही वाज प्राइम मिनिस्टर ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। हम सब जमात के सारे कारकुन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं एंड वी वांट टू सी नवाज शरीफ साहब एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हम ये समझते हैं कि जिन मुश्किलात से अब जो दो चार है उसका हल नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ही हो सकता है। ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन विद द स्टैचर जो अब सब लोगों को इकट्ठे करके इन मसाइल का हल कर सकता है। चलें, लेट्स होप शैला साहिबा। लेकिन जिस तरह क्विकली आखिरी जो है वो 40 सेकंड रह गए, जिस तरह केयर टेकर्स जो है वो काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे क्या फरवरी में भी हो जाए, जिस तरह वो 5 साल के प्लान मांग रहे हैं, जिस तरह वो एक्सपोर्ट्स को ऊपर ले जाने की बातें कर रहे हैं? अब ये है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी हर बात पे हाँ कह के कि हम भी 90 दिन में चाहते हैं, इन्हें क्या तकलीफ हो रही है नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव को। नहीं चाहते ना, समझ जाए ना आप, ये तो कह दिया हमने। सीसी के फैसलों के पाबंद, सीसी के फैसलों के पाबंद हैं आसिफ जरदारी साहब। उसके बाहर, उसके एलामिया के बाद, उसके कुछ दिनों बाद अगर वो कोई अपनी राय दे रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि सीईसी ने फैसला गलत किया। प्लीज़ इसको समझें। शाहिद खाकान अब्बासी की पोजीशन भी आपके सामने है और बहुत सारी इंटरनल। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के को चेयरपर्सन या बिलावल या मरियम साहिबा के वालिद या शहबाज शरीफ साहब के वालिद। मैंने तो बताया कि को चेयरपर्सन पाबंद हैं सीईसी के फैसलों के, ये मैंने कह दिया। जी चले सही, ठीक है। अच्छा, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना चला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बिलाल साहब आपका और भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।